किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी को जीना आसान नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। क्योंकि जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि नेगेटिव थॉट्स आपको अपनी ज़िंदगी को परेशान कर रहे हैं, तो इस फ़लसफ़े को अपनाइए और अपनी उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल दीजिए। क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक संघर्ष है, और संघर्ष में जो हार नहीं मानता वही असली बाजीगर है। और इसलिए तो कहते हैं कि जीना इसी का नाम है। इसी विचार के साथ धरती धोरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका। और दोस्तों, आज हम आपको अपने जिस मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, साथ ही सामाजिक सेवक भी हैं, समाज कार्यकर्ता जिसे कहा जा सकता है, और साथ ही लेखक भी हैं। तो आइए बिना किसी देर के उनसे मुलाकात करते हैं और आपको भी मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट गोपाल शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन का आपका स्वागत। जी सर, जैसे कि कहते हैं कि हर चीज़ की शुरुआत कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो करनी होती है, लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है, उसका जो बीज होता है, वो बोना बहुत ज़रूरी होता है। तो पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो आपके जीवन में कैसे हुई? आपको कब लगा कि मुझे तो पत्रकार ही बनना है? देखिए, यह एक अहम मोड़ है और क्रमवत विकास की यात्रा है। जी। शुरू से जब मैं पढ़ता था 5वीं, 6ठी, 7वीं में, उस समय भी मैं लिखता था। लिखने का कारण ये था कि जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उस समय छोटा ही था मैं, बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन मुझे लगा कि जो घटनाएं अखबार में पढ़ते हैं, उस समय वाराणसी में आज पढ़ता था, तो जो घटनाएं हो रही है, भारत की सेना जहां जीत रही है, उसको मैं लिखता था। तो जब युद्ध चला तो अब तक मैंने 50 पेज लिख चुका था उसके। तो अगर मूल में देखा जाए तो वही विचार था, शुरू से ही ये था कि कुछ लिखना चाहिए, जो सुनते हैं जानते हैं उसको कागज़ पर उतारा जाए। जी। तो सर, जब आपने शुरुआत करने की सोच ली कि मुझे पत्रकार बनना है, लेकिन कहते हैं ना कि एक कदम तो हमने चल दिया, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म की हमें आगे बढ़ाने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की तो ज़रूरत होती ही है। तो कहाँ से आपने ये शुरुआत की? पहली आपने कहाँ, किस जगह से पत्रकारिता की शुरुआत? देखिए, वैसे पत्रकार बनना तो एक्सीडेंटल है, कोई बहुत प्लानिंग के साथ में पत्रकार नहीं बना। इधर उधर जाना आना, लोगों से मिलना, इसका शौक़ था। जब जयपुर आया तो एक ऐसा ही संयोग बना राजस्थान पत्रिका से जुड़ने का। अचानक एक दिन की बातचीत में बात आई कि पत्रकारिता करनी चाहिए, और राजस्थान पत्रिका में ज्वाइन हो गया और उसके बाद से पत्रकार हो गया। तो अपना अखबार शुरू करने से पहले तक सिर्फ राजस्थान पत्रिका में रहा, और शुरू से ही मुझे रिपोर्टिंग के मौके मिले, काफ़ी मौके मिले। बहुत से राज्यों की यात्राएं, जिलों की यात्राएं, बहुत ज़्यादा घूमने का और काम करने का मौका मिला। तो उसमें रिपोर्टिंग भी पुष्ट होती गई, काम करने का मौका मिलता गया। जी। तो सर, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पे हम लिख सकते हैं, पत्रकार के लिए तो पूरा आसमान है लिखने के लिए, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पे हम लिखना ज़्यादा बेहद पसंद करते हैं। तो आपके जब करियर के स्टार्ट किया, आपने पत्रकारिता चुनी थी, उस समय आपने कौन सा वो एक टॉपिक था जिससे लिखना शुरू किया? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जब पहले की पत्रकारिता होती थी तो उसमें अगर आप कुछ लिखते थे, कुछ लेख आपको लिखने के लिए देते थे, और वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता था, और वो जब संपादक के पास जाता था तो वो सीधा उसको काटते थे या फाड़ के फेंक देते थे। तो कहीं कोई ऐसा किस्सा हुआ आपके साथ? नहीं, इस तरह का कभी कोई आया नहीं, क्योंकि मेरा शौक़ राजनीतिक विषय में था, लेकिन काम करने का मौका मिला घटनाक्रमों के आधार पर। जैसे पहली रिपोर्टिंग करने का जो मौका मिला वो दिवराला में सती का प्रकरण हुआ, उससे मिला, और संजोग से हिंदी लिखनी आती थी, लोगों की भावनाएं समझ करके उसको व्यक्त करना आता था। तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि जिसमें कोई चीज़ फाड़नी पड़ी हो। हालांकि मैं अपने सहयोगियों के साथ बहुत इस मामले में ध्यान रखता था कि बार बार इंट्रो लिखना, कोशिश करना कि अच्छी तरह से चीज़ आए, लेकिन कोशिश शुरू से यही रही कि जितना अपने में दिमाग है पूर्णता से लिखा जाए, और सामान्यतया वो उसी तरह से छप भी जाती थी। जी। और सर, जैसा कि एक पत्रकार के लिए पत्रकारिता करना आसान नहीं होता,
उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं, एक पत्रकार फील्ड में निकलता है, तो कई सारी धक्का मुक्की होती है, बहुत सारी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं और माहौल भी कुछ पक्ष में नहीं लगता। तो ऐसे में क्या क्या वो चुनौतियाँ आई जब आपने पत्रकारिता की? देखिए, मेरी जो पत्रकारिता है वो सामान्यतया खोजी पत्रकारिता से जुड़ी हुई है, जिसमें हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हमारी आंख अलग रहे, हमारी दृष्टि अलग रहे और अब अलग ढंग से सच्चाई के निकट जा सकें। तो हम किस भाव से पत्रकारिता कर रहे हैं ये उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे भाव, भावना, श्रद्धा, सम्मान और कर्म, इसके बाद में जो जुड़ी होती है चीज़ वो परिणाम और यश से जुड़ी होती है। अगर हम जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर रुचि रखने वाले लोग, पाठक, इनकी संख्या अगर बहुत बड़ी तादाद में है, जिसका बहुत फ़ायदा मिला मुझे कि कोई भी चीज़ लिखने पर तुरंत लाखों लोग उसको पढ़ते थे, ध्यान से पढ़ते थे, प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे और उसका सम्मान करते थे। इसलिए जब चीज़ों की, लिखी हुई चीज़ की लोगों के अंदर तुरंत प्रतिक्रिया होने लग जाए और उसको स्वीकार करने लग जाए तो एक अलग ही माहौल होता है। तो यह संजोग रहा और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, ईश्वर की प्रेरणा रही। जिन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला उनका लगाव रहा कि जो कुछ काम किया उसको उस समय पर्याप्त यश मिला जी। तो इसलिए निष्ठा बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे आचरण में आने लगा कि हमारे लिखने का महत्व तभी है जब हम बेबाक तो हैं लेकिन ईमानदार भी हैं, बेबाक भी हैं, ईमानदार हैं, लेकिन अगर कर्मठता से काम नहीं करते हैं तो हम अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इससे आराम के साथ समझौता करना पड़ता है, धन के साथ समझौता करना पड़ता है, किसी के साथ झुकना, बिकना, इन सब से समझौता करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा रास्ता सही है तो पत्रकारिता एक बहुत पुण्य का कार्य है और इससे बहुत लोगों को लाभ होता है। हम न्याय दिलाने में सीधे साझीदार बनते हैं। जी। तो सर, जैसे कि समय बदलता है, समय के साथ चीज़ें भी बदलती जाती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं। ऐसे में अगर हम बात करें उस ज़माने की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में, तो कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? देखिए, उस समय ये मैं इसी तरह से लेता हूँ, जैसे पहले लोग तीर्थ यात्रा करते होंगे तो वो गांव में मान के लोग चलते थे कि पता नहीं ये लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कितने महीनों में पहुँचेंगे। अब फ्लाइट से जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तो उसी तरह का विषय है कि पहले की पत्रकारिता करते समय, आज से कुछ दशक पहले, व्यक्ति को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था, ज़्यादा पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता था, दिमाग का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था। उस समय बहुत ज़्यादा यह सम्मान का विषय था कि हमारी लिखी हुई किसी भी चीज़ पर कोई आपत्ति नहीं आए, कोई उसका खंडन नहीं करे। अब भी लोग बहुत परिश्रम से काम करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, नई नई चीज़ें आ रही है, दुनिया भर की चीज़ें आ रही है, जान को भी लोग वैसे ही जोखिम में लेते हैं, युद्धों का हाल बताते हैं। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ आगे बढ़ती है तो कुछ पीछे छूटेगी ही छूटेगी। वैसे ही पत्रकारिता में है। मेरे को लगता है कि उस समय चीज़ें कम आती होंगी लेकिन ज़्यादा परिश्रम से आती थी, ज़्यादा जोखिम लेनी पड़ती थी। वो जोखिम का तत्व थोड़ा कम हुआ है। दूसरा, पहले निर्भीक होकर के लिखा जाता था, जो मीडिया के संचालक हैं वो भी उसको महत्व देते थे। लेकिन समय बदलने के साथ साथ, आर्थिक युग के प्रभावशाली होने के साथ, इन सब से समझौता तो करना ही पड़ा है समाज को। जी। तो सर, पत्रकारिता के दौरान बहुत सारी जगह आप घूमने गए, कवर किया आपने, उन घटनाओं को कवर किया, तो ऐसे में बहुत सारी घटनाएं आपने अपनी ज़िंदगी में देखी। तो कोई ऐसी घटना जो जहन में आज भी लगता हो कि वो बहुत अलग सी घटना थी, मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने वो वैसा देखा था? देखिए, कई घटनाएं ऐसी हुई है 4-5 साल ध्यान करें तो जिसमें ये भी था कि जीवन जा सकता है। लेकिन जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो उस समय भविष्य की नहीं सोचते और यही उस कार्य के प्रति हमारी निष्ठा का प्रमाण है। जैसे आपको मैं बताऊं कि एक बार अयोध्या आंदोलन के दौरान मैं अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहा था। ऐसी स्थिति बनी कि मेरे को दूसरी छत के ऊपर जाना था।
4 फीट का ही रास्ता होगा, बीच में जो गैप था वो 4 फीट का ही था, लेकिन वो मंजिल 4 थी। अच्छा। तो अगर जरा सी भी चूक हो जाए, एक पैर जरा सा पीछे रह जाए, तो आदमी उसमें जा सकता है। जी। ऐसे ही एक बार ऐसा अवसर आया कि अपने तिमनगढ़ किला है राजस्थान में, उसमें हेलीकॉप्टरों से लोग पुरातात्विक सामग्री की तस्करी कर रहे थे। तो पता चला कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो जाना चाहिए वहाँ। तो मैंने पुलिस का भी सहयोग लिया। 4 पुलिस वाले वहाँ के थानाध्यक्ष थे, वो जयपुर के ही थे। उन्होंने 4 पुलिस वाले मेरे साथ भेजे, बंदूकधारी। रास्ता कोई भी नहीं था पहाड़ पर जाने का, तो वैसे ही जंगलों के बीच से होकर के ऊपर चढ़ गए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब मैं एक पाँव बढ़ा चुका था और दूसरा पाँव उठ चुका था, पीछे गिरा। लेकिन ठीक पीछे वो पुलिस वाले चल रहे थे, उन्होंने संभाल लिया। तो अगर वो नहीं संभालते तो जिंदगी जा सकती थी। ऐसे ही श्रीनगर के अंदर जब श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया, तो उस समय शाम को गोलियां चल रही थी, गोले चल रहे थे, जान जोखिम का ही विषय था। और उस दौर में लगभग 17-18 घंटे रहना पड़ा, तो कभी भी कोई घटना हो सकती थी। लेकिन उस समय केवल यही था कि क्या चीज़ हम नज़दीक से देखें और हमारे समाचार पत्र को भेजें। तो ऐसी और भी चीज़ें हैं। जैसे एक बार अंडमान के जंगल में मैं था, तो उसने जो जंगली व्यक्ति हैं, कोई जारवा ने, जो सामान्यतया इंसानों के बीच में नहीं रहते हैं और अब भी हजारों साल पुरानी ज़िंदगी जीते हैं, वे कपड़े नहीं पहनते, वो कच्चा मांस खाते हैं, कीड़े खाते हैं, इस तरह से उनकी ज़िंदगी है। तो उसने पीछे से तीर चलाया जो मेरे कान के पास से आकर के और भालू को लगा। तो भालू तुरंत मर गया उसके तीर से। लेकिन वो जो तीर गया तो उसकी सनसनी अभी भी महसूस होती है। बाद में उसको बहुत ही सारे से समझा करके और बस में किया। ऐसा ही अयोध्या में और भी हुआ, गोलियां चल रही थी, हम लोग लगे हुए थे अपनी कवरेज के अंदर। तो ऐसे मौके आते हैं। सर, ऐसी एक खबर थी जिसको आपने पहले, देश के पहले आप पत्रकार है जिसे आपने कवर किया, एकता यात्रा की अगर हम बात करें, आपने जनादेश यात्रा भी की, एकता यात्रा भी की, तो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक थी। तो सर उसके बारे में आप बताएं कि क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है खबर, तो उसके बारे में सर आप डिटेल में बताएं। उसकी देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उस यात्रा से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश के सामने आया। और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस रूप में सामने आया कि 23 जनवरी 1992 की बात है, जालंधर से पहले 4 एकता यात्रियों को आतंकवादियों ने गोली से मार दिया था, उनकी मृत्यु हो गई और लगभग 25 लोग घायल हुए। उसका बहुत भय फैल गया था क्योंकि उससे पहले मौतें इस तरह से लोगों ने नहीं देखी थी। जालंधर एकता यात्रा पहुंची, कलेक्टर ने कहा कि यहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है और कोई भी सभा नहीं कर सकते। तो सिर्फ मोदी जी ने जोर दे करके न केवल वहाँ सभा करवाई, बल्कि उन्होंने जिन वाक्यों का प्रयोग किया वो विश्व के इतिहास में लिखे जाने लायक घटना है। ऐसे माहौल में जबकि सारे आतंकवादी गुट भारत के खिलाफ थे और एकता यात्रा का विरोध कर रहे थे, तो मोदी जी ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई भी गोली नहीं बनी है जो हमारे सीने को भेद सके और हम करोड़ों भारतीयों के रक्षा सूत्र से आबद्ध होकर कश्मीर जा रहे हैं, लाल चौक में झंडा फहराए जा रहे हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत है तो हमको रोक करके देख ले। सही 26 जनवरी को सुबह 8 बजे लाल चौक के ऊपर हम तिरंगा फहराएंगे और उसको कोई नहीं रोक सकेगा। वो नरेंद्र मोदी जी का प्रथम आगमन था दुनिया के सामने कि एक व्यक्ति ऐसी हिम्मत वाला हो सकता है, जिस तरह की बात कभी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह करते थे, उस तरह की बात करने वाला हिंदुस्तान में कोई आदमी है। जी। तो सर आप कार सेवा के नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे, तो सर वो क्या घटना रही? वो ये था कि अयोध्या आंदोलन चल रहा था। कार सेवकों ने ये घोषणा की हुई थी कि हम लोग कार सेवा करेंगे। तो उन्होंने तमाम अवरोधों के बाद भी कार सेवा की
उस कार सेवा करने से वहाँ की उस समय की सरकार बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, परेशान थी और किसी भी तरह बदला लेना चाहती थी। तो जब 2 नवंबर को 1990 में कार सेवक जब रवाना हुए राम जन्मभूमि की तरफ, तो पुलिस वालों ने अंधाधुंध गोली चलाई। पहले तो अश्रु गैस के गोले बरसाए, फिर गोलियां चलाई। और उस समय की स्थिति यह है कि जब मैं वहाँ से निकला तो अश्रु गैस के गोले के कारण आग में आँखों में धुआं भरा हुआ था, आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, पानी बह रहा था और नीचे खून बह रहा था। सामने ही 3-4 लाशें पड़ी हुई थी और फिर भी लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो निश्चित रूप से वो नरसंहार का दिन था। बहुत सारे कार सेवकों की हत्या हुई, जानबूझकर गोली चलाई गई, लेकिन फिर भी वो रामधुन करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो भारत के इतिहास की वो अद्भुत घड़ी है जबकि लोगों ने इस नरसंहार के बावजूद बदला लेने की कोशिश नहीं की। वहाँ की जो आक्रामक पुलिस थी उससे भी कोई उन्होंने बदला नहीं लिया, किसी तरह का पथराव नहीं किया, बल्कि जो कुछ हुआ उसको झेला। और उसी का परिणाम है कि देश में कितना बड़ा परिवर्तन आया। आज शासन में जो बदलाव है, देश नई दिशा में चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की भूमिका है कि जैसे देश की आज़ादी के समय लोगों में ये भाव आया कि नहीं, देश आज़ाद होना चाहिए, वैसे ही आम जन के अंदर यह विश्वास पैदा हुआ। कोर्ट ने भी फैसला दिया कि नहीं, राम मंदिर तो यहाँ की जनता का हक है, वो बनना चाहिए। तो इससे बहुत बड़ा परिणाम आया है जी। और सर, आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व एडवाइज़र भी रहे, तो क्या वो खास एडवाइस रही जो आपने वहाँ पे रखी अपनी? मेरे को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 1.5 वर्ष तक काम करने का मौका मिला। फिर मैं करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैं चला आया। लेकिन उन 1.5 वर्षों में यह ध्यान देने की कोशिश की कि कम से कम हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं, इनकी मीडिया का उत्थान होना चाहिए और इनके अधिकारों के अनुसार इनको विज्ञापन मिलने चाहिए। इसमें सफलता भी मिली। निरंतर ध्यान देने से लोगों का ध्यान गया और पहले केवल अंग्रेजी की मीडिया को बहुत ज़्यादा विज्ञापन मिला करते थे, बाद में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को मिलना शुरू हुआ। एक यह भी भावना आई कि कोशिश की गई कि केवल सरकारी जो मीडिया है उसका उद्देश्य देश के प्रति भी भावना जगाना होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की बात जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसकी शुरुआत उनके शासन में आने से ही हो गई थी। तो एडवाइज़र की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती, लेकिन ये सब चीज़ों को ध्यान रख के सुधारा जा सकता है और उसमें पर्याप्त ध्यान देने की कोशिश की। जी। और सर, हाल ही में आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वराज 75 में संयोजक की भूमिका निभाई। बहुत ही बड़ा वो आयोजन किया गया और हम सब ने बहुत ही गर्व का महसूस किया, अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। अगर हम बात करें सर, तो क्या वो योजना कैसे आपको लगा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसकी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, ये कोई एक क्षण का फैसला नहीं है, इसके पीछे बरसों की सोच है कि जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बहुत से लोग आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं थे। कुछ राजनीतिक विषय हो गया था, कुछ देश के विभाजन की पीड़ाएं थी, हजारों लाखों लोगों की मौतें हुई थी, भारत माता बट गई थी। तो मन में कई बार ऐसा आता था कि कोई एक ऐसा उत्सव मनाया जाए जिसमें वहाँ की जनता जहाँ से हम जुड़े हुए हैं उनको गर्व का अनुभव हो और वो देखें कि सारे देशवासी एक हैं, भले ही किसी भी पार्टी से वो संबंध रखते हों। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय हुआ 75वें वर्ष पर, 50वें वर्ष पर इस तरह का विषय नहीं आया था, लेकिन 75वें वर्ष पर आया, तो लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से, जयपुर के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से यह विचार आया कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो भारत के इतिहास में नहीं हुआ हो और एक आगे के लिए उदाहरण बन जाए। तो इसके लिए इस समय देश में 3 परमवीर चक्र विजेता जीवित हैं। बाना सिंह जी
योगेंद्र यादव और संजय कुमार, इन तीनों को एक साथ इकट्ठा किया गया। इनके साथ जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी, जिनका अभी देहावसान हो गया था हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में, उनके परिवार को बुलाया गया। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो अपने वर्धमान, अभिनंदन वर्धमान, उनको बुलाया गया। और उनके साथ ये था कि यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय भी रहे। फिर देश के जितने क्रांतिकारी परिवार, देशभक्त परिवार यहाँ जुट सकते हैं, उन सबको एक साथ बुलाया जाए। तो उसमें जितने भी संभव हो सकते थे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हों, या राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहेड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी, रोशन सिंह हों, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, या बहादुर शाह जफर का परिवार हो, या ऊधम सिंह का परिवार हो, या मंगल पांडे का परिवार हो, या रानी लक्ष्मीबाई का परिवार हो, बिहार के बिरसा मुंडा, वहाँ के अपने इस समय झारखंड के बिरसा मुंडा हों, राजेंद्र लाहिड़ी, ऐसे सभी परिवारों को यहाँ पर एक साथ एकत्रित किया गया। और वो सब, उन्होंने इस बात की कृपा की कि उनके सबके अलग अलग 15 अगस्त को कार्यक्रम बने हुए थे। इसके बावजूद उनको लगा कि नहीं, बहुत बड़ी जयपुर की जनता चाहती है कि हम लोगों के बीच एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित हों। तो उन सभी ने यहाँ पर आने को प्रमुखता दी। यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक के जो प्रपौत्र हैं शैलेश तिलक जी, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था, फिर भी वो आए। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए मैं आ रहा हूँ। लाला लाजपत राय के परिवार के आए। तो यह एक देश की बड़ी घटना है। जैसे लाल किले पर प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं, सारा देश, सारी दुनिया उसको देखती है। तो जनता की तरफ से 15 अगस्त मनाने का यह एक अभूतपूर्व प्रयास था, जिसमें जयपुर के लोग शामिल थे और उसको पूरी तरह से सफलता मिली। ऐसा कभी देखने में नहीं आएगा कि बहुत तेज अचानक बरसात आ जाए और एक भी आदमी उठे नहीं। और केवल सबके लिए वाटरप्रूफ की व्यवस्था थी, केवल उनके लिए नहीं थी जो वीआईपी थे जी। और ऐसे वीआईपीओं की संख्या 3000 से 5000 थी। उनमें से कोई भी नहीं उठा, सब बरसात में भीगते रहे और कार्यक्रम को देखते रहे। यह उसकी सफलता है, यह देशभक्ति की भावना की सफलता है कि लोगों में अब भी इस समय जब देश का सवाल आता है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं जी। तो सर, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, स्वराज 75, इसके आप संयोजक रहे, आपने उसका कार्यभार संभाला सारा। लेकिन जब वो काम आप कर रहे थे तो आपको किस तरीके की अनुभूति हो रही थी, कैसा अनुभव आप महसूस कर रहे थे? क्योंकि बहुत ही प्राउड मूवमेंट था ये। ऐसे में क्या होता है कि होश नहीं रहता है। होश इसलिए नहीं रहता है कि जो हम किसी भी जुनून में लगे होते हैं, चाहे परीक्षा की तैयारी करें, उस समय सिर्फ परीक्षा दिखाई देती है। जैसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के आदेश से अभिनंदन वर्धमान और परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार का आना संभव हुआ, क्योंकि वो दोनों लोग मिलिट्री में अभी काम कर रहे हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने आदेश भी कर दिया, साथ ही शर्तें भी लगा दी कि कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद संजय कुमार सुबह 15 अगस्त के कार्यक्रम में 12 बजे जामनगर थे और वहाँ से कोई फ्लाइट नहीं आती यहाँ जयपुर। इसके बावजूद उनको चार्टर प्लेन से बुलवाया गया और अहमदाबाद में ये सूचना हो गई कि इतनी भारी बारिश का अनुमान है कि चार्टर विमान उड़ नहीं सकता। इसी शर्त पर उड़ सकता है कि वो संजय कुमार इसकी स्वीकृति दें कि मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, थोड़ा हवाई जहाज़ वालों ने भी हिम्मत दिखाई और यहाँ वो 8 बजे तक पहुँच गए। तो ये कोई प्रभु की कृपा थी। भारत माता खुद ही चाहती थी कि मेरे जो बच्चे हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, वो सब हमारी आराधना करें और उसका मौका जयपुर को मिला जी। और सब पूरे भारतवर्ष में एक लहर सी चल गई, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और सभी ने अपने घर में तिरंगा लगाया और एक वेबसाइट पे अपनी फ़ोटो भी उस पर डाली ताकि लोगों को भी पता चले। तो सर, ये जो प्राउड मोमेंट था हम सभी के लिए था, मेरे लिए भी बहुत था। तो ऐसे में जब आपने इस चीज़ के लिए, आप तो पहरी रहे इस चीज़ के, तो और आपको कैसा लगा कि इसको हमें और हर साल ऐसे ही मनाना चाहिए? देखिए, हर साल मनाया जाना संभव नहीं है,
क्योंकि सारे देश में लोगों की इच्छा होनी ही चाहिए कि उनके बीच में लोग रहें, लेकिन इसका जो संपूर्ण श्रेय है वो प्रधानमंत्री जी को जाता है। उसका कारण है कि जब देश में सशक्त नेतृत्व होता है तो राष्ट्र की मजबूती की बात करता है, जब नेतृत्व कमज़ोर होता है तो राजनीति की बात करता है, और जब नेतृत्व और भी कमज़ोर होता है तो दूसरे की निंदा करता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देशवासियों का, देश का, भारत माता का सम्मान बढ़ा है, विश्व में जिस तरह भारत की कद्र हो रही है, जिस तरह से लोगों को छांट छांट करके, ऐसे लोगों को कि जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, उनको पद्म अवार्ड मिल रहे हैं, तो यह एक नए भारत की अनुभूति है। कभी भी हमने नहीं सुना इस 7-8 साल के अंदर, जब से यह सरकार आई है, कि किसी केंद्रीय मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। यह सब कितनी सुखद बात है। तो देश चूंकि 100 साल का, 200 साल का नहीं होता, हजारों साल का होता है, तो उसकी नींव भी 50 वर्ष में पड़ती है। तो यह नींव का काम चल रहा है इस समय, देश आगे बढ़ रहा है, इसको महसूस किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे रूस के राष्ट्रपति हों या चीन के राष्ट्रपति हों, उनसे वो कमज़ोर नहीं हैं, उनके बराबर में खड़े होते हैं। तो ये भारत की बढ़ती हुई हैसियत का आकलन है। इसी तरह से जो 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता के लिए जो उत्सव होता है, वह भी देश की मजबूती का आकलन है। जी, और सर जैसा कि आपने एक ऐतिहासिक मिसाल भी कायम की, जितने भी वरिष्ठ पत्रकार थे जो 90 से ऊपर थे, और परमवीर विजेता जो हमारे 3 हैं उनको, साथ ही अगर हम बात करें जलियांवाला जो शहीद हुए वहाँ पर, और कारगिल के जो शहीद थे, उनके परिवारों को बुलाकर आपने सम्मान किया उनका। तो सर वो क्या ऐतिहासिक घटना रही, कैसे आपके अंदर वो विचार आया और कैसा उसका आपने क्रियान्वयन किया? देखिए, उन लोगों के त्याग हैं जी, उनकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर के नेतृत्व में लोगों को भूना जा रहा था, या कारगिल के युद्ध में हमारे सैनिक मारे जा रहे थे, ऊपर से उनके ऊपर गोलियों की बरसात हो रही थी, बम बरसाए जा रहे थे, या देश की दूसरी घटनाओं के समय, हमको वो सौभाग्य नहीं मिला कि हम उसमें शामिल हो पाते। तो हम अगर उनका सम्मान नहीं करते हैं तो हम अपने खुद के साथ न्याय नहीं करते। हम भावी पीढ़ी को तभी हम कोई बात कह सकते हैं जब हमारे मन में हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा हो। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, वो अगर ये सोचें कि उनके बच्चे उनका सम्मान करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। तो हमारे लिए तो माता पिता की तरह से ही हैं ये, जिन्होंने देश को बचाया, देश को चलाया, देश के लिए जान दी। इनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। जैसे आज ही ये जयपुर के लिए एक बहुत पुण्य का अवसर है कि अंडमान में महावीर सिंह शहीद हुए थे। तो वो भगत सिंह के साथी थे। जिस केस में भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई, उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। तो वो महावीर सिंह को वहाँ अत्याचारों के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और ब्रिटिश राज ने उनको व्हेल मछलियों के सामने समुद्र में डाल दिया, जिनके मरने की सूचना भी बहुत दिनों बाद में मिली। तो वहाँ के आतंक से जो उत्तर प्रदेश में पुलिस को चूंकि पता चल गया था, उनका परिवार जयपुर आकर के रहने लग गया। आज भी उनके भाई के पौत्र जयपुर में रहते हैं। तो उनकी महावीर सिंह जी की आज जन्मतिथि है। तो जब भी यह कार्यक्रम प्रसारित होगा तो उनके प्रति भी हमारा सम्मान रहेगा। जी, और सर आपने एक कॉलम लिखा, किससे करूँ गुहार, जिसमें आपने इतने ज़रूरतमंद लोगों को मदद दिलवाई। तो सर वो क्या था, किस तरीके से वो विचार आपके अंदर आए? देखिए, इसमें दरअसल क्या था कि एक राजस्थान पत्रिका में हेडिंग छपा। वो हेडिंग था, किससे करे गुहार। कोई आमेर से के संबंध में कोई घटना थी, किसी पीड़ित व्यक्ति का था। तो वो हेडिंग पढ़ा तो मन में ऐसा लगा कि किससे करे गुहार एक केवल हेडिंग नहीं है जी, बल्कि यह जनता की समस्या को प्रतिबिंबित करता है कि जब किसी को न्याय नहीं मिल रहा हो तो किसके पास जाए। तो आखिरी शक्ति है वो तो जनता है। तो इसलिए ये कॉलम शुरू किया, किससे करें गुहार, और इसके जरिए सैकड़ों लोगों को न्याय मिला। दवाइयाँ मिली लोगों को, किसी को खून की जरूरत है उनको खून मिला, ऐसे बहुत से काम हुए। जी,
तो सर हमने आपका एक आयाम देखा पत्रकारिता का, एक देखा समाज सेवक का, और एक और आपका आयाम है लेखक का। आप समय समय पे किताबें लिखते रहते हैं। देखिए, किताबें लिखना पत्रकारिता से जुड़ा हुआ विषय है जी। क्योंकि उसका कारण ये है कि मूलतः मैं एक पत्रकार हूँ। हाँ। तो पत्रकार तथ्य के नज़दीक जाता है, बिना तथ्य के कोई चीज़ नहीं करता। तो जो मेरी से जुड़ी हुई किताबें हैं जिनको मैंने लिखने की कोशिश की है, लिखा है, वो भी पत्रकारिता से ही जुड़ी हुई हैं। मतलब जैसे अयोध्या आंदोलन के ऊपर लिखी, या कश्मीर की एकता यात्रा पर लिखी। महात्मा गांधी जी के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि उनका जयपुर से कोई संबंध नहीं रहा, वो जयपुर कभी आए नहीं। उसकी गहराई में गए तो पता चला कि न केवल वो जयपुर आए, उन्होंने अल्बर्ट हॉल की बहुत तारीफ की। इसके अलावा 1939 में जब जयपुर सत्याग्रह चला जी। तो महात्मा गांधी ने पीछे से उसका नेतृत्व किया। उन्होंने 20 आर्टिकल्स लिखे हरिजन में जो जयपुर के लिए थे। जी। तो उन्होंने लगभग 4 वर्ष तक जयपुर की जनता के ऊपर बहुत ध्यान रखा, इसलिए वो किताब लिखी। ऐसे ही कुछ और भी काम चल रहे हैं, लिखी जा रही हैं। सर अब तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं? 8-10 किताबें। जी। उन सारी किताबें, वैसे तो कहते हैं कि सारी किताबें ही जब हम लिखने बैठते हैं तो सभी अच्छी लगती हैं हमें, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी किताब जिसे गहरा एक नाता सा बन जाता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए, कार सेवा से कार सेवा तक जो पुस्तक है वो देश के इतिहास की ऐसी पुस्तक है कि उसको पढ़े बिना अयोध्या आंदोलन को ठीक से नहीं जाना जा सकता। जिस समय अयोध्या का ढांचा ध्वस्त हो रहा था, उस समय मैंने एक एक मिनट का विवरण लिखा है, वो उसको पढ़े बिना नहीं जाना जा सकता। दुनिया में, देश में जब भी कभी अयोध्या आंदोलन की बात चलेगी तो उस कार सेवा की पुस्तक की गहराइयों तक पहुंचे बिना वो अधूरी रहेगी। तो सर आपको जो है वो घूमने का बहुत शौक है। आप अधिकांश कहीं ना कहीं आप पत्रकारिता के सिलसिले में या फिर कभी जब भी आपको समय मिलता है तो आप घूमने निकल जाते हैं। तो सर वो कौन सी ऐसी जगह रही जो आपको बहुत अपनापन सा देती है, ऐसा लगता है कि इस जगह पर शायद बार बार आना चाहिए? देखिए, 20 देशों में जाने का मौका मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करता है वो आध्यात्मिक दृष्टि से केदारनाथ करते हैं, तिरुपति बालाजी करते हैं, जगन्नाथपुरी करती हैं। ये अद्भुत स्थल है जी। इनका मुकाबला दुनिया की किसी भी जगह से नहीं हो सकता। जब हम केदारनाथ के सामने पहुंचते हैं तो वहाँ का जो परिदृश्य है उसकी तुलना दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकती। जी। तो सर जब भी कभी समय, तो वैसे आप बहुत व्यस्त रहते हैं, समाज सेवा में रहते हैं, पत्रकारिता में तो आपको समय ही नहीं लगता, और फिर जब भी मिलता होगा तो आप किताबें लिखते हैं। तो सर ऐसे में फैमिली का वो जो है टाइम देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर फैमिली का जो सपोर्ट आपके साथ कैसे जुड़ा हुआ है और आप उन्हें अपना टाइम कैसे दे पाते हैं? देखिए, फैमिली का सपोर्ट तो, फैमिली को जब ये लगता है कि हम अच्छे काम में लगे हुए हैं तो फैमिली का सपोर्ट मिलता ही है। जैसे मेरे को कभी भी इस बात की दिक्कत नहीं आई कि किसी भी काम में कितनी जोखिम हो रही है। मुझे हमेशा परिवार की तरफ से यह सपोर्ट मिला कि भले ही जान चली जाए लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेरना है। तो इन सब से ताकत मिलती है। परिवार अगर अपनी आवश्यकताओं को ज़्यादा नहीं बढ़ाए, जैसे पहले अवकाश ही नहीं लेते थे 10 सालों तक, कोई रेस्टोरेंट ढाबा ही नहीं देखा हुआ था 10 बरस तक, कभी घर पर शाम नहीं देखी 15 साल तक। तो ये हमारी ज़िंदगी का क्या फ़लसफ़ा है, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो परिवार को लगता है तो उनका सपोर्ट मिलता है। जी। और सर आप इतने अनुभवी हैं, आपको इतना अनुभव है पत्रकारिता का, आज के जो युवा पत्रकार बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है जी। उसको ध्यान रखने पर कभी भी असंतुष्टि मन में नहीं हो सकती। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसमें यह है कि आजकल चूंकि जल्दीबाजी की प्रवृत्ति है जी। तो लोग कर्म का परिणाम भी देखते चलें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बिना किए बिना कोई चीज़ प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है, करना तो पड़ेगा। जी। हम कितनी ही निराशा के भाव में हों, जिससे आपने विषय की शुरुआत की, हमारे मन में नेगेटिव भाव आ रहे हों, कोई परेशानियां आ रही हों, सबका एक ही जवाब है, वो है काम। जी। अगर हम काम में लगे हैं तो फिर कोई भी बाधा नहीं बनेगी।
अगर हम काम में नहीं लगे हैं तो कोई भी परेशानियां हावी होने लग जाएगी। जी सर। तो कार्य में निरंतरता ही हर चीज़ का जवाब है। जी, तो सर आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी हुई है और धरती दोरारी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, आपसे फिर अगले किसी अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए राधिका को।